ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 24 जुलाई करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा, जिससे कि आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। चाहे आप प्रीलिम्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखा करिए, जिससे कि आपका जितने भी करंट अफेयर्स है सबके सब कवर हो जाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज। बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सभी अपडेट्स यहीं पे आते हैं गाइस। लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की रेगुलर पीडीएफ्स को लेने के लिए भी, जिससे कि आपको रिविजन करने में बहुत ईजीनेस हो, उसके लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 24 जुलाई की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है GS1 से आ रही है, उनका कहना यह है कि कर्नाटका जो है हनुमान जी का बर्थ प्लेस बनाने जा रहा है। जिस तरह से अयोध्या में राम टेम्पल बन रहा है, इस तरह से कर्नाटका जो है वो हनुमान का बर्थ प्लेस बनाने जा रहे हैं। तो जो अंजनाद्री हिल है, देखिए बड़ा अजीब सा नाम है ये, अंजनाद्री है ना, जो भी है आप उसको प्रोनाउंस कर लेना। तो ये जो हिल है इज़ बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ द गॉड हनुमान। तो भगवान हनुमान का इसको बर्थ प्लेस माना जा रहा है। द अनाउंसमेंट कम्स एट अ टाइम व्हेन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश आर एट लॉगर हेड्स ओवर द रियल हनुमान जन्मस्थल। अब देखिए, हनुमान जन्मस्थल के ऊपर भी विवाद चल रहा है कर्नाटका के बीच में और आंध्र प्रदेश के बीच में। वाइल कर्नाटका क्लेम्स दैट द हिंदू गॉड वाज बोर्न ऑन अंजनाद्री हिल इन किष्किंधा नियर हम्पी इन नॉर्दर्न कर्नाटका। तो कर्नाटका का कहना ये है कि जो किष्किंधा हुआ करता था हम्पी के पास में नॉर्दर्न कर्नाटका में, तो अंजनाद्री हिल में श्री हनुमान का जन्म हुआ था। जबकि आंध्र प्रदेश का कहना यह है जो अंजनाद्री है वो 7 हिल्स ऑफ तिरुमला को कहा जाता है और हनुमान का जो बर्थ प्लेस है वो वही है। तो क्या प्लान है हनुमान टेम्पल का कर्नाटका गवर्नमेंट का, अगर हम देखें, द गवर्नमेंट वांट्स टू कनेक्ट द हनुमान टेम्पल ऑन अंजनाद्री हिल विद राम मंदिर इन कनेक्शन विद अयोध्या। अब देखिए, टूरिज्म कॉरिडोर से, जैसे राम मंदिर जब अयोध्या में बन रहा है और ये माना जाता है कि जो श्री हनुमान हैं वो श्री राम के भक्त रहे हैं, तो अगर उनके भक्त रहे हैं, उनके सेवक रहे हैं, तो जब कोई पर्सन श्री राम का मंदिर विज़िट करेगा तो वही श्रद्धालु माना जाएगा कि वो श्री हनुमान का मंदिर भी विज़िट करेगा। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से कर्नाटका के जो अंजनाद्री हिल में जो हनुमान मंदिर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है कि उसको एक टूरिज्म कॉरिडोर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। दिस वर्क इंक्लूड्स द अपग्रेडिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेम्पल ऑन अंजनाद्री हिल। द टेम्पल ओवरलुक्स द तुंगभद्रा रिवर अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द हम्पी, जो कि एक अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यानी कि ये जो मंदिर है, ऑलरेडी वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, तो उसको अपग्रेड करना होगा। और वो मंदिर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, और वहाँ से जो हम्पी की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। तो इट इज़ बिलीव दैट हम्पी, जो कि किष्किंधा है, द एंशंट किंगडम ऑफ वानर और मंकीज रेफर टू इन द रामायण। तो जो हम्पी है उसके पास जो किष्किंधा है, तो किष्किंधा को वानर का या मंकीज का एंशंट किंगडम बताया गया है रामायण के अनुसार। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि हु इज़ नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। देखिए, वापस से कर्नाटका से न्यूज़ आ रही है कि कर्नाटका में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा है, जिनके नाम से ज़्यादातर चीज़ें हैं, जैसे कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे, फिर बस टर्मिनल है, मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, यानी कि वहाँ पे केम्पेगौड़ा के नाम से काफ़ी चीज़ें बनाई जा रही हैं कर्नाटका के अंदर। तो ये केम्पेगौड़ा हैं कौन? हुज स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड एट द कर्नाटका असेंबली एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पे और कर्नाटका की असेंबली में, यानी कि जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ पे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का स्टैचू इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। तो बात ये है कि ये पर्सन है कौन? तो एक जाइजेंटिक 108 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू जो है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का, क्रेडिट टू बी द फाउंडर ऑफ द सिटी। तो उनको बेंगलोर का, बेंगलुरु जो आज के टाइम पे कहा जाता है, उसका फाउंडर माना जाता है केम्पेगौड़ा को। तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा वॉज द 16th सेंचुरी चीफ्टेन ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। तो विजयनगरा एम्पायर के चीफ्टेन हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। ही इज़ क्रेडिटेड एज द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु। तो कहा जाता है कि बेंगलोर को जो संस्थापक जो हैं बेंगलोर के, उनके रूप में इनको जाना जाता है। ही कंसीव्ड द आइडिया ऑफ अ न्यू सिटी वाइल हंटिंग विद हिज मिनिस्टर एंड लेटर मार्क्ड इट्स टेरिटरी बाय इरेक्टिंग टावर्स इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्रपोज्ड सिटी। तो जब वो अपने मिनिस्टर के साथ हंट कर रहे थे, यानी कि शिकार पर थे, तो उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया कि यहाँ पर एक नया शहर बनाया जाएगा जिसका नाम बेंगलोर होगा। केम्पेगौड़ाज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड
बाय द स्टेट गवर्नमेंट एवरी ईयर अक्रॉस कर्नाटका ऑन 27 जून। तो हर साल 27 जून को केम्पेगौड़ा की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज केम्पेगौड़ा जयंती, इसको केम्पेगौड़ा जयंती बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अराउंड 1000 लेक्स इन द सिटी। अब देखिए बेंगलोर के अंदर अगर आप जाएंगे, बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा लेक्स मिलेंगे आपको, करीब करीब 1000 से ऊपर लेक्स हैं टू केटर टू ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल नीड्स। तो ये जो लेक्स बनाए गए थे माना जाता है कि केम्पेगौड़ा ने ही बनवाए थे। ही बिलोंग टू द डोमिनेंट एग्रीकल्चर वोकलिका कम्युनिटी इन साउथ कर्नाटका। तो ये जो केम्पेगौड़ा हैं, जो वहाँ पे वोकलिका कम्युनिटी है कर्नाटका की, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। आफ्टर लिंगायत्स, वोकलिका इज़ द सेकंड मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटी इन कर्नाटका। तो लिंगायत्स के बाद जो है, लिंगायत्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी है कर्नाटका के अंदर। जो दूसरी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी है कर्नाटका के अंदर वो वोकलिगा हैं, और केम्पेगौड़ा जो हैं वो उनके मोस्ट आइकॉनिक फिगर हैं। नेक्स्ट आता है फिल्म अवार्ड्स मिले हैं अभी, तो उसमें सूराराई पोट्रू को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। तो एक तमिल मूवी है सूराराई पोट्रू, वन नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है इसको। फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है इसको 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तानाजी जो मूवी थी अनसंग वॉरियर वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। अजय देवगन जो है उसमें बेस्ट एक्टर के अवार्ड में उनको दिया गया है। एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, तो एक बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है जिसने एक होलसम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया है। देवगन शेयर्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड विद सूर्या हु गॉट द रिकॉग्निशन ऑफ सूराराई पोट्रू। तो सूराराई पोट्रू के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो सूर्या को भी मिला है, और अजय देवगन जी को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है तानाजी के लिए। अपर्णा बालामुरली वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर रोल इन तमिल फिल्म। तो ये जो तमिल फिल्म है सूराराई पोट्रू, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो अपर्णा बालामुरली को मिला है, विच ऑल्सो गॉट अवार्ड्स फॉर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी अवार्ड मिला है, बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए भी अवार्ड मिला है। लेट सचिदानंदन KR हैज़ गॉट द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर मलयालम मूवी। तो मलयालम मूवी जो है अयप्पनुम कोशियुम, इस मूवी के लिए जो अवार्ड मिला है वो सचिदानंद KR को मिला है। जो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर प्राइज़ मिला है वो नजी अम्मा को मिला है उसी मूवी के लिए। राहुल देशपांडे को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। और टेस्टिमोनी ऑफ आना, इसने बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। देखिए ये सभी अवार्ड जो हैं एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि किसका अवार्ड किसको मिला है। अभी 68th जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए हैं इसके अवार्ड्स कहाँ मिले हैं, तो इसलिए आपको ये सभी पता होनी चाहिए। और जो मनोज मुंतशिर हैं इनको बेस्ट लिरिक्स प्राइज़ का अवार्ड मिला है साइना मूवी के लिए। नेक्स्ट आता है GS2 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि व्हाट इज़ अ क्लाइमेट क्लब दैट जर्मनी इज़ पुशिंग फॉर। तो जर्मनी में पिछले दिनों देखा गया था कि जब जर्मनी के अंदर मीटिंग वगैरह हुई थी तो जर्मनी के अंदर एक क्लाइमेट क्लब की बात की जा रही थी कि क्लाइमेट क्लब बनना चाहिए। तो बात यह आती है कि क्लाइमेट क्लब क्या है। द आइडिया वॉज फर्स्ट फ्लोटेड बाय येल इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल प्राइज़ जो विनर हैं विलियम नॉर्डहाउस। तो जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं विलियम नॉर्डहाउस, उनके द्वारा एक आइडिया फ्लोट किया गया था, हु सेड द वॉलेंट्री नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हैज़ नॉट रिजल्टेड इन सफिशिएंट प्रोग्रेस। तो उनका कहना ये था कि जो अभी वॉलेंट्री नेचर है, यानी कि जिसकी मर्जी है, जिसकी इच्छा है, वो कंट्री जो क्लाइमेट के एग्रीमेंट्स हैं, क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, उनको अपना सकता है। जिस कंट्री की इच्छा नहीं है वो उसको ना अपनाए। तो अगर हम इसी तरह से चलते रहे, वॉलेंट्री नेचर से चलते रहे, तो हमारे जो टारगेट्स हैं क्लाइमेट को लेके वो कभी भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये जो टारगेट्स हैं ये बाइंडिंग होने चाहिए या तो पर्सन पे यानी कि कंट्रीज़ पे, जिससे कि सभी कंट्री जो हैं उसको तरीके से निभाएं। ही प्रपोज्ड दैट कंट्रीज़ विच वर सीरियस अबाउट रिड्यूसिंग देयर एमिशंस कुड कम टुगेदर एंड फॉर्म अ क्लब। तो उनका कहना ये है कि जो कंट्रीज़ बहुत सीरियस हैं इस चीज़ में कि एमिशंस हमें कम करने हैं, वो सभी लोग क्या करें, एक क्लब बनाएं विच वुड जॉइंटली सेट एम्बिशियस टारगेट्स एंड एग्जेम्प्ट ईच अदर फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड टैरिफ्स एंड नॉन मेंबर्स वुड बी सब्जेक्टेड टू। और नॉन मेंबर्स जो हैं उससे सब्जेक्टेड होंगे, यानी कि उनको भी हम बात की जाएगी, उनके बारे में बात की जाएगी, और जो मेंबर्स होंगे वो तो आपस में डील करेंगे ही। नेक्स्ट आता है कि रशिया बेलारूस को एक मिसाइल देने जा रहा है जिसका नाम है इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम। तो देखिए बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है जो रशिया जो है बेलारूस को दे रहा है, क्योंकि बेलारूस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर से है रशिया के साथ। द इस्कंदर-M विच रिप्लेस्ड द सोवियत स्कड इज़ अ मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम कोड नेम्ड एज SS-26 स्टोन बाय नेटो। इसका जो कोड नेम दिया गया है इस्कंदर-M मिसाइल का, नेटो ने इसका नाम SS-26 स्टोन दिया है। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस वेपन ऑफ द रशियन आर्म फोर्सेस। देखिए अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब रशियन आर्म फोर्सेस का मोस्ट डेंजरस वेपन है तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी पावरफुल इम्पैक्ट होगा।
रशिया विल डिलीवर मिसाइल्स कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू बेलारूस। तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी लेके जा सकता है और बेलारूस को ये दिया जा रहा है। वाइल रशिया इंडक्टेड द इस्कंदर सिस्टम इन 2006, इट्स डेवलपमेंट पिक्ड स्पेस इन द लेट 1980s आफ्टर द ओका SRBM और द OTR-23 वॉज बैंड अंडर द इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। अब देखिए 1980 से इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे INF ट्रीटी साइन की गई थी US और USSR के बीच में, यानी कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी साइन हुई थी। तो जब ये साइन हुई थी, INF ट्रीटी साइन हुई थी US और USSR के बीच में, तो उसके बाद जो उस टाइम पे जो मिसाइल्स हुआ करती थी USSR के पास, वो काम करने योग्य नहीं रही थी। तो उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट करने के लिए शुरू किया गया बात को, और उसके बाद उन्होंने इस्कंदर सिस्टम डेवलप किया 2006 में। तो वर्जन्स क्या है मिसाइल के, अगर देखें तो एज़ पर मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस 2 वर्जन्स हैं मिसाइल के, एक तो इस्कंदर M है और एक इस्कंदर E है। इस्कंदर E जो बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही बनाई गई है। द इस्कंदर M वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 2006 एंड इज़ करेंटली फील्डेड बाय द रशियन आर्मी। तो रशियन आर्मी के पास जो है वो इस्कंदर M मिसाइल है, और इस्कंदर E जो है, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो E जो मिसाइल बनाई गई है इस्कंदर E, वो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है जिससे कि दूसरे कंट्रीज़ को इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। It has a range of 400 to 500 kilometers and uses both inertial and optical guidance system to achieve an accuracy। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लेने के लिए ये जो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम है उसको भी यूज़ करती है, और इनर्शियल जो गाइडेंस सिस्टम है उसको भी यूज़ करती है, और 400 से 500 किलोमीटर की रेंज है। इट कैन कैरी कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स अप टू 700 किलो, 700 किलो तक का वजन लेके जा सकती है। एंड एम्प्लॉयज़ अ मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल। देखिए मैनूवरेबल है, यानी कि इसको एक बार छोड़ने के बाद कुछ मिसाइल्स ऐसी होती हैं जिनको अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये मैनूवरेबल है तो यानी इसकी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, यानी कि अगर टारगेट मूव कर रहा है तो ये टारगेट के मूव करने के साथ साथ भी अपने आप डायरेक्शन पकड़ सकती है। एंड डिकॉयज टू डिफीट थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस्कंदर E वेरिएंट जो है, जिसको एक्सपोर्ट के लिए पर्पज़ किया गया है, इसकी जो रेंज है वो 280 किलोमीटर है और इसकी वॉरहेड कैपेसिटी 480 किलो है, यानी कि इस्कंदर M मिसाइल से थोड़ा सा कम है। लाइक द इस्कंदर M, दिस वर्जन ऑल्सो हैज़ एन इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। इसकी एक्यूरेसी 30 to 70 मीटर है, यानी कि ये इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्सपोर्ट वाले की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा और कम है एज़ कम्पेरिजन टू इस्कंदर M। रिपोर्ट्स इंडिकेट्स द इस्कंदर E हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज सच एज सीरिया। तो जो इस्कंदर एक्सपोर्ट मिसाइल है, यानी इस्कंदर E मिसाइल है, इसको सीरिया को दिया गया है रशिया के द्वारा, रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का कियोतो होलोहान जजमेंट जो था 1992 का, जो कियोतो होलोहान जजमेंट था, कियोतो होलोहान वर्सेस चाचिल्लू जो एग्रीमेंट था, ये जो जजमेंट था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है एंटी डिफेक्शन को लेके। तो कियोतो होलोहान केस देखें अगर, द लॉ कवर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स एंड पावर्स ऑफ स्पीकर। तो इस लॉ में ये बताया गया था कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन है कि जो लॉ मेकर्स हैं, यानी कि लॉ मेकर्स का मतलब हो गया MP MLA, तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा, जब ये पार्टी कूद के जाएंगे एक से पार्टी से दूसरी पार्टी में, और स्पीकर्स की क्या पावर है इन डिसाइडिंग सच मैटर्स बिकेम पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट बुक इन 1985। तो 10th शेड्यूल के अंदर ये आ गया था 1985 में जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। A constitutional challenge to the 10th schedule was mounted which was settled by the apex court in Kyoto होलोहान। अब क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज आया 10th शेड्यूल को, तो इसको जो सेटल किया वो एपेक्स कोर्ट ने किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किया कियोतो होलोहान वर्सेस चाचिल्लू केस में। तो 10th शेड्यूल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम देखें तो 10th शेड्यूल जो है वो 52nd अमेंडमेंट जो था, 52वां संविधान संशोधन जो था 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान, उस दौरान लाया गया था। इट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हु डिफेक्ट। तो यानी कि जो MP MLA जो डिफेक्ट करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं कूद कर, तो उनके लिए इसको लाया गया था जिससे कि कोई पर्सन एक पार्टी से दूसरी पार्टी बहुत ईजिली ना जा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार द स्पीकर्स ऑब्लिक चेयरमैन होल्ड अ पाइवटल पोजीशन इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यानी स्पीकर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, सबको पता है ये। दे आर गार्जियंस ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। तो यानी कि जो गार्जियंस माना जाता है इनको हाउस का, तो हाउस के जो हक हैं, राइट्स हैं, और जो हाउस के प्रिविलेजेस हैं, यानी कि जो कि हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है या फिर विधानसभा है, तो उसके जो स्पीकर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो उनको गार्जियन माना गया है। दे आर एक्सपेक्टेड टू एंड टू टेक फार रीचिंग डिसीजंस इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनको कहा गया है कि वो फार रीचिंग डिसीजंस भी दे सकते हैं। वेस्टिचर ऑफ पावर टू एडजुडिकेट क्वेश्चंस अंडर द 10th शेड्यूल इन देम शुड नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्शनेबल। यानी ऐसा नहीं है कि 10th शेड्यूल के अंदर अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो एक्सेप्शनेबल होगा, स्पीकर्स उस पर भी डिसीजन ले सकते हैं।
शेड्यूल्स प्रोविजंस फॉर स्टैट्यूटरी टू स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय कर्बिंग अनएथिकल पॉलिटिकल डिफेक्शंस। तो यानी कि इसको शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं ये एक्ट में भी आए हैं, ये इस वजह से एक्ट में आए हैं जिससे कि जो अनएथिकल यानी कि जो अगर आप कह सकते हैं कि गलत तरीके से यानी कि अनैतिक तरीके से जो राजनीति के अंदर दल बदल होते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो स्पीकर के या डिप्टी स्पीकर के क्या रोल अगर हम देखें तो आर्टिकल 93 जो है वो मेंशन करता है पोजीशन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा। आर्टिकल 178 कहता है स्पीकर डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के। और आर्टिकल 95 क्लॉज 1 कहता है वाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज़ वैकेंट, जब स्पीकर का ऑफिस खाली होगा तो उस टाइम पे डिप्टी स्पीकर जो हैं वो उसकी जो भूमिका है वो निभाएंगे। यानी उसी तरह से जिस तरह से जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है कुछ समय के लिए तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह के रहते हैं, सेम उसी तरह से प्रोसीजर है। नेक्स्ट आता है कि पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव एक लॉन्च किया गया है। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक ये इनिशिएटिव है, एक लॉन्च किया गया है यूएस के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये क्या है इसको देखते हैं। एमिड चाइनाज एग्रेसिव पुश टू इंक्रीज इट्स पैसिफिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखिए चाइना का बहुत ज़्यादा पुश हो रहा है कि वो पैसिफिक के अंदर जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं उन पे अपना दबदबा बना के रखे। तो यूएस ने उसके एलाइज के साथ मिलके जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके इन 5 देशों ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोऑपरेशन विद द रीजन्स स्मॉल आइलैंड नेशंस। तो पैसिफिक ओशन का जो माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मिलेनेशिया जैसे रीजन्स हैं जहाँ पे छोटे छोटे देश मिलते हैं जैसे कि नाउरू, तुवालू ऐसे करके छोटे छोटे देश हैं, तो उन छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ पे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए यूएस ने भी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। तो अब ये इनिशिएटिव क्या है अगर इसके बारे में हम देखें तो ये इनिशिएटिव जो है 5 देशों से मिलकर बना है। इनफॉर्मल मैकेनिज्म है यानी कि ऐसा नहीं है कि फॉर्मल होगा, ये इनफॉर्मल मैकेनिज्म है टू सपोर्ट पैसिफिक आइलैंड्स, है ना। तो पैसिफिक आइलैंड्स को सपोर्ट करने के लिए एंड टू बूस्ट डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज, आर्थिक टाइज के लिए और जो कूटनीतिक होता है यानी कि डिप्लोमेटिक टाइज के लिए उस रीजन में बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। 24 जून को इसको अनाउंस किया गया था। इट स्पीक्स ऑफ एनहेंसिंग प्रॉस्पेरिटी, resilience and security in the Pacific through closer cooperation. It simply means that through the PPP, these countries together individually will direct more resources here to counter China's aggressive outreach. तो अब ये कहा जा रहा है कि जब ये सभी देश मिलकर इन देशों की हेल्प करेंगे, इन देशों के साथ काम करेंगे तो यानी कि विल डायरेक्ट मोर रिसोर्सेज हेयर टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव आउटरीच। यानी कि जो चाइना की जो रीच हो रही है, चाइना बहुत तेज़ी से छोटे छोटे देशों को अपने आप कह सकते हैं कि अपने कब्जे में लेते जा रहा है, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये जो यूएस लेड इनिशिएटिव है ये हेल्प करेगा। द इनिशिएटिव मेंबर्स हैव ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट दे विल एलिवेट पैसिफिक रीजनलिज्म, यानी कि वो एक पैसिफिक रीजनलिज्म की भी भावना जगाएंगे लोगों के अंदर, उन देशों में कि आप जो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, पैसिफिक ओशन के जो कंट्रीज़ हैं, आपके अंदर आप एक रीजनलिज्म की बात लेके आए हैं एंड फोर्ज स्ट्रॉन्गर टाइज विद द पैसिफिक आइलैंड्स फोरम। और जो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम है उसके साथ एक स्ट्रॉन्गर टाइज लाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि विमेन हैव राइट टू सेफ अबॉर्शन। अब देखिए बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो महिलाएं शादीशुदा होती हैं वे तो अबॉर्शन करवा ही सकती हैं 20 वीक्स से या 24 वीक्स तक, लेकिन जो अनमैरिड विमेन हैं और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको ये अबॉर्शन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यहाँ पे ये है कि विमेन जो है चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, उसके बाद पूरा का पूरा हक है कि वो सेफली अबॉर्ट करवा सकती हैं। तो डिनाइंग एन अनमैरिड वुमेन द राइट टू अ सेफ अबॉर्शन वॉयलेट्स हर पर्सनल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि उनकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता पे एक उल्लंघन है उनका, अगर आप किसी अनमैरिड वुमेन को यानी कि अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात करने से रोकते हैं। अपील ऑफ अ वुमेन हु वांटेड टू अबॉर्ट हर 24 वीक प्रेगनेंसी। तो एक अपील आई है एक वुमेन के द्वारा जो कि एक 24 वीक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना चाहती हैं। द कोर्ट नोटेड दैट एन अमेंडमेंट टू द एक्ट इन 2021। अब देखिए एक एक्ट था, तो जो अबॉर्शन एक्ट है तो प्रेगनेंसी वाले एक्ट का 2021 में जब अमेंडमेंट किया गया तो उसमें हस्बैंड को चेंज करके पार्टनर कर दिया गया, कि उसमें ये सीधे सीधे दिखाता है कि यहाँ पे अगर टर्म हस्बैंड चेंज करके पार्टनर कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हस्बैंड तो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप शादीशुदा हों, और पार्टनर आपका शादी से पहले भी हो सकते हैं, शादी के बाद भी हो सकते हैं। तो अगर अमेंडमेंट करके पार्टनर कर दिया गया है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि पार्टनर कर देने से
चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, आप अबॉर्ट इजीली करवा सकते हैं। यानी कि अ क्लियर सिग्नल दैट द लॉ कवर्ड अनमैरिड वुमेन विद इन इट्स एम्बिट, यानी कि इस लॉ के अनुसार अनमैरिड वुमेन जो है वो भी कवर्ड है। अ वुमेन्स राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ हर पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शी हैज़ अ सैक्रोसेंट राइट टू बॉडी इंटीग्रिटी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उनके पास एक परमानेंट अधिकार है उनकी शारीरिक अखंडता का। नेक्स्ट आता है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर जो हैं मारियो द्रागी, उन्होंने क्विट कर दिया है आफ्टर कोलिशन फॉल्स अपार्ट। अब देखिए इटली के अंदर टर्मोइल चल रहा है, इटली की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जब इटली की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। इटालियन प्रीमियर मारियो द्रागी रिजाइंड ऑन थर्सडे आफ्टर हिज रूलिंग कोलिशन फेल अपार्ट, डीलिंग अ डिस्टेबलाइजिंग ब्लो टू द कंट्री एंड यूरोप एट अ टाइम ऑफ सीवियर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब देखिए इस टाइम पे जो आर्थिक अव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है यूरोप के अंदर, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पहले दिक्कतें हुई, उसके बाद रशिया का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसके वजह से भी। मिस्टर द्रागी टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट सर्जियो माटारेला, तो जो सर्जियो माटारेला है उनको उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। द टर्मोइल कुड नॉट हैव कम एट अ वर्स्ट टाइम फॉर द यूरो जोन्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो माना जाता है कि ये यूरो जोन जो है जहाँ पे यूरो चलती है उसका तीसरा सबसे मजबूत देश था इटली, जिसके साथ ये दिक्कत चल रही है। लाइक मैनी कंट्रीज इटली इज़ फेसिंग सोरिंग प्राइसेस फॉर एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू हाउस होल्ड यूटिलिटीज़, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सभी जगहों पर, क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन की वजह से, इसके वजह से सभी चीज़ों के दाम जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। नेक्स्ट आता है रशिया रिज्यूम्स गैस सप्लाईज टू यूरोप वाया नॉर्ड स्ट्रीम। देखिए नॉर्ड स्ट्रीम एक गैस पाइपलाइन है जो रशिया से गैस लेके आती है यूरोप के अंदर, जिसमें जर्मनी जो है जो कि हाईली या हेविली डिपेंडेंट है रशिया की गैस पे। अब रशिया ने बीच में नॉर्ड स्ट्रीम गैस जो पाइपलाइन थी इससे ये कह के कि वो अंडर मेंटेनेंस है, उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे यूरोप के अंदर गैस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसके वजह से वहाँ पे जो हीटिंग फैसिलिटीज़ चाहिए या जो भी चीज़ें वहाँ पे काम होती हैं वो सब नहीं हो पा रहे थे। तो रशिया ने थर्सडे में रिस्टोर किया क्रिटिकल गैस सप्लाईज टू यूरोप थ्रू जर्मनी वाया द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन आफ्टर 10 डेज ऑफ मेंटेनेंस। तो 10 दिन की मेंटेनेंस के दौरान उसको बंद कर दिया गया था, बट अनसर्टेनिटी लिंगर्ड ओवर वेदर द क्रेमलिन, यानी कि जो रशिया की पार्लियामेंट है, वुड स्टिल ट्रिगर एन एनर्जी क्राइसिस ऑन द कॉन्टिनेंट दिस विंटर। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जो वहाँ पे हीटर्स होते हैं वो गैस की हेल्प से ही चलते हैं पूरे यूरोप में। तो अब जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आ रही हैं तो ये माना जा रहा है कि जब सर्दियाँ नज़दीक आएंगी तो उस टाइम पे गैस की सप्लाई लगातार चाहिए। अगर गैस आती रहेगी तभी लगातार वहाँ पे जो हीटिंग फैसिलिटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। जर्मनी विच इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस had feared that Moscow would not reopen the pipeline after the scheduled work and accused Moscow of using as energy as a weapon। तो जर्मनी ने जो कि हेविली डिपेंडेंट था रशियन गैस पे, उसको ये डर था कि मॉस्को जो है यानी कि जो रशिया है वो मेंटेनेंस के बाद गैस पाइपलाइन को नहीं खोलेगा, और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो रशिया है वो एनर्जी को यानी कि गैस को वेपन के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट आता है दिनेश गुनावर्दना ने श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। तो जिस तरह से वहाँ पर जो विक्रमसिंघे है, रनिल विक्रमसिंघे है, उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है, उनके बाद जो दिनेश गुनावर्दना हैं उन्होंने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। तो सीनियर पॉलिटिशियन और स्टॉन्च राजापक्षा जो लॉयलिस्ट हैं दिनेश गुनावर्दना, वो तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं टू लीड श्रीलंका इन द लास्ट 3 मंथ। तो पिछले 3 महीनों में ये तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे पहले महिंदा राजापक्षा हुआ करते थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया। महिंदा राजापक्षा के बाद फिर रनिल विक्रमसिंघे ने पोस्ट संभाली, और रनिल विक्रमसिंघे के बाद अब दिनेश गुनावर्दना आ गए हैं। ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो लीड करने जा रहे हैं श्रीलंका को पिछले 3 महीनों में। एमिड पॉलिटिकल टर्बुलेंस स्पार्क्ड बाय वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक जो संकट आ रखा है श्रीलंका के अंदर, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वहाँ चल रही है। तो अब तीसरे प्रधानमंत्री रूप में चुने गए हैं 3 महीनों के अंदर दिनेश गुनावर्दना। नेक्स्ट आती है GS3 की सबसे पहले न्यूज़ आती है कि रिसेशन क्या होता है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आ रही है कि रिसेशन हो सकता है कि आ जाए, कि जैसे 1930s में अगर हम देखते हैं कि एक बार रिसेशन आया था, उसके बाद फिर 2008 का रिसेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ऐसा माना जा रहा है कि दोबारा से रिसेशन आ सकता है। तो रिसेशन होता क्या है, सिंपल सी चीज़ हम ये समझ लेते हैं। अ रिसेशन इज़ व्हेन द इकोनॉमी स्टॉप्स ग्रोइंग एंड स्टार्ट श्रिंकिंग। रिसेशन सिंपल सी बात है कि जब इकोनॉमी बढ़ना बंद कर देती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़नी बंद कर देती है और वो डूबने लगती है, श्रिंक होने लगती है, तो इसका हम कहते हैं, इसका मतलब रिसेशन आ रहा है। सम से दैट हैपन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री
known as the GDP declines for 2 consecutive quarters और half a year। अगर हम ये कहें कि जो एक देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं जिसके वजह से हम देश की जीडीपी निकालते हैं, अगर वो 2 लगातार क्वार्टर्स में यानी कि 6 महीने में, अगर हम देखें एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो अगर 3-3 महीने के 2 पीरियड में लगातार जीडीपी घटी है किसी देश की, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे रिसेशन आ रहा है। अ रिसेशन एंड्स व्हेन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रिटर्न्स, और रिसेशन तब खत्म हो जाएगा जब वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिटर्न कर जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि जिस तरह से इजराइल के एनएसओ ग्रुप का एक पेगासस स्पाईवेयर था, उसी की तरह एक हर्मिट करके नया स्पाईवेयर आया है और ये कहा जा रहा है कि आप इससे खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हर्मिट एक नया स्पाईवेयर है जो कि ज़्यादा इन्वेजिव है और मेलिशियस है देन पेगासस, यानी कि पेगासस के ऊपर जो भी भारत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, केस चल रहा है, उससे भी खतरनाक एक और जो स्पाईवेयर है वो डेवलप किया गया है जिसका नाम है हर्मिट। It is believed that it has been used to target iPhone and Android devices in Italy and Kazakhstan by government agencies। तो ये कहा जा रहा है कि इसको iPhone और Android devices के द्वारा को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है इटली और कजाकिस्तान के द्वारा गवर्नमेंट एजेंसीज में। However, there are reports that certain malicious actors have also access to it। कुछ गलत लोगों के पास तक भी इसकी पहुँच हो चुकी है। डेवलप्ड बाय द इटालियन वेंडर कॉल्ड RCS लैब। अब देखिए इसको इटली और कजाकिस्तान इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इटालियन वेंडर के द्वारा बनाया गया है। जिस तरह से पेगासस जो है वो NSO ने बनाया है जो कि इजराइल की कंपनी है, उसी प्रकार से जो हर्मिट है इसको इटली कंपनी ने बनाया है जिसको RCS लैब कहते हैं। द न्यू स्पाईवेयर कॉल्ड हर्मिट इज बिलीव्ड टू हैव टारगेटेड बोथ आईफोन एंड एंड्रॉयड यूजर्स इन इटली, कजाकिस्तान एंड अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज सीरिया एज वेल। विद पेगासस वी एटलीस्ट हैड एन एश्योरेंस दैट द स्पाईवेयर वाज यूज्ड बाय गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे पेगासस के साथ ये है कि पेगासस की कंपनी ने ये कहा है कि वो जो सॉफ्टवेयर बेचेंगे वो सिर्फ सरकार को ही बेचेंगे, किसी भी देश की। तो पेगासस के साथ ये एश्योरेंस कम से कम रहता है कि अगर कोई स्पाईवेयर पेगासस नाम का यूज़ हुआ है तो उसका मतलब उस देश की जो गवर्नमेंट है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। बट देयर वाज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट थर्ड पार्टी और इंडिपेंडेंट एक्टर्स हैड एनी एक्सेस टू इट। दिस इज़ नॉट द केस विद हर्मिट। अब देखिए पेगासस के साथ ये कन्फर्म्ड है कि वहाँ पे सरकार ही उसको यूज़ करेगी और कोई यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन हर्मिट के साथ ऐसा नहीं है। हर्मिट को जो भी क्रिमिनल्स हैं या मैलिशियस पार्टीज़ हैं, कोई और लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आती है फिर कर्नाटका से न्यूज़ आ रही है कि नीति आयोग की जो इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट निकली है उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। तो नीति आयोग ने अभी नया इनोवेशन इंडेक्स निकाला है। द टेबल लिस्ट द स्कोर एंड रैंक्स ऑफ 17 मेजर स्टेट। तो 17 मेजर राज्यों की रैंकिंग निकाली गई है। नीति आयोग का ये तीसरा एडिशन आया है इनोवेशन इंडेक्स का, यानी कि तीसरी बार उन्होंने निकाली है, इससे पहले 2 बार और आ चुकी हैं। कर्नाटका रैंक्ड फर्स्ट फॉलोड बाय तेलंगाना। तो कर्नाटका की रैंक फर्स्ट आई है, तेलंगाना सेकंड है, हरियाणा थर्ड है। वाइल छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड बिहार वर रैंक एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार जो है इसकी रैंक अगर हम देखें, तो गुजरात भी अगर आप देखेंगे तो इसकी रैंक लास्ट है, यानी कि 17, 16, 15, 14 पर आप देखेंगे तो गुजरात, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो कर्नाटका ने बैक किया है टॉप रैंक इन नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022, यानी 2020 से आ रही है ये, 2020, 2021 और 2022, which determines innovation capacities and ecosystems at the subnational level. State has held this position under the major states category in all the 3 indexes so far। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका की तीनों इंडेक्सेस में, यानी कि जो 2020 में रिपोर्ट आई, 2021 में आई और अभी 2022 में आई, लगातार तीनों बार में कर्नाटका की ही टॉप रैंक आ रही है। मणिपुर सिक्योर्ड द लीड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी। तो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक आई है वो मणिपुर की आई है, और चंडीगढ़ की टॉप रैंक आई है यूनियन टेरिटरी और इस सिटी स्टेट्स कैटेगरी में। कर्नाटका वाज फॉलोड बाय तेलंगाना। ये हम देख ही चुके हैं कि कर्नाटका के बाद कर्नाटका फर्स्ट नंबर पे है, तो तेलंगाना सेकंड पे है, हरियाणा थर्ड पे है, फिर महाराष्ट्र चौथे पे है और तमिलनाडु 5 पे है, जबकि गुजरात, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये बॉटम में है। अब बात ये आती है कि हम इसमें ये भी रिकमेंडेशन दी गई है नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कि हम अपने इनोवेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ाना होगा, गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा भी। सिंपल सी बात है, अगर हम R&D पे, रिसर्च पे पैसा बढ़ाएंगे, पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, तो हमारे यहाँ इनोवेशन भी ज़्यादा होगी। तो रिकमेंडेड मेजर्स टू स्टेप अप इन इनोवेशन आर इंक्रीजिंग ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D। तो R&D पे, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा कर रहे हैं। प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन R&D एंड क्लोजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री डिमांड एंड व्हाट द कंट्री प्रोड्यूसेस थ्रू इट्स एजुकेशन सिस्टम्स।
रिपोर्ट वेंट ऑन टू स्टेट दैट कंट्रीज दैट स्पेंड लेस ऑन GDP यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो उनका ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है ऑन R&D पे, फेल टू रिटेन देयर ह्यूमन कैपिटल इन द लॉन्ग रन। तो उनका कहना यह है, रिपोर्ट का ये कहना है कि जो भी देश R&D पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहा है वो अपने देश में ह्यूमन कैपिटल को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है यानी कि जो पीपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, IIT से पढ़ रहे हैं, एम्स से पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर भारत में R&D नहीं होगा तो वे दूसरे कंट्रीज़ में चल जाएंगे, US चल जाएंगे, जर्मनी चल जाएंगे, जहाँ पे अच्छा पैसा खर्च होता है। इंडियाज़ GDP एज अ परसेंटेज ऑफ GDP स्टूड एट अबाउट 0.7%। तो जो भारत R&D पे खर्च करता है वो सिर्फ 0.7% खर्च करता है, जबकि ये कहा जा रहा है रिपोर्ट के द्वारा कि एटलीस्ट 2% तक खर्च होना चाहिए अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनना है। तो फैक्ट्स देखें प्रीलिम्स के लिए, तो राइट टू फूड जो है ये अपना में एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू फूड जो है वो भी अपना में एक फंडामेंटल राइट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल पूछा सकता है आपसे कि राइट टू फूड किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है, उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।